हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे एंड इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल, इंडिया एंड इजिप्ट टाइज एलिवेटेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और न्यूज़पेपर्स शुरू ही कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज जब दो कंट्रीज अपनी बायलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक लेवल पे एलिवेट करते हैं या दो कंट्रीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करती हैं, तो ये आपके लिए कुछ टफ स्पॉट्स हो सकते हैं कॉम्प्रिहेंड करना कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो देखिए, बायलेटरल रिलेशनशिप, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है। दो कंट्रीज के बीच में वन टू वन जो रिश्ता होता है पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, उसे हम बायलेटरल रिलेशनशिप कहते हैं। बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज, बाय मीन्स टू, द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इज बायलेटरल रिलेशनशिप। तो जब इस रिलेशनशिप को हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब जब इंडिया और इजिप्ट ने अपने बायलेटरल रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे एलिवेट कर दिया है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पहली बात तो ये शब्द ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या किसी भी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डिफाइन भी नहीं करती। देन व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो वर्ड है वो एक्चुअली कंपनी एथिक्स से आया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया। तो इसका मतलब ये है कि जब दो कंट्रीज या दो कंपनीज एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स डिक्लेयर कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे को कंपेटिटिव पार्टनर्स नहीं देखते, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स देखते हैं। हमारे इंटरेस्ट्स कॉमन है और हम किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे अगर कॉपरेट करेंगे तो रिवॉर्ड्स भी दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन रिस्क, कॉमन रिवॉर्ड्स। तो अगर इंडिया इजिप्ट ने, जैसे कि आप जानते हैं, हम दोनों ने ये बात की है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है या फिर जो साइबर थ्रेट्स हैं, वो हम दोनों के लिए ही कॉमन रिस्क हैं। हम दोनों ही इस लेवल पे कॉपरेट करेंगे ताकि दोनों के लिए ही सेम रिवॉर्ड्स आए। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूजुअली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में देखी जाती है, तो ये बात आपको पता है। सो इंडिया एंड इजिप्ट, जैसा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, इंडिया और इजिप्ट ने वेंसडे को अग्री किया है दैट वी विल एलिवेट आवर बायलेटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस इनकलकेट होंगे। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी हु विल बी द चीफ गेस्ट। तो देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपके लिए एक हिंट है। रिपब्लिक डे पे जिन्हें भी चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है, जिन भी कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है, उस पे क्वेश्चन हर साल आया ही है मेंस में। तो मेंस के लिए आपको ये इंडिया इजिप्ट, इंडिया अफ्रीका, इंडिया मिडिल ईस्ट, ये रिलेशंस प्रिपेयर करने हैं। ऑलराइट। और साथ ही में जो अभी रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, उसमें हमने सरीनाम और गयाना के प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया था। तो वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, करीबियन रीजन की कंट्रीज हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग। इंडिया के केस में जो आपके लिए GS2 में होलिस्टिक क्वेश्चंस आते हैं, जिसके 2 या 3 पार्ट्स तो होते ही हैं। तो क्वेश्चन एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड आ सकता है कि इंडिया अपने वेस्टर्न या सुपर पावर रिलेशंस के, अब रिलेशन से अपना ध्यान हटाकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज से, ग्लोबल साउथ कंट्रीज से अपने रिलेशंस को रीजुविनेट कर रहा है। तो आप ये जानते हैं। और ये एक हिंट है क्यों हमने प्रवासी भारतीय दिवस पे गयाना और सरीनाम के ही प्रेसिडेंट्स को बुलाया, या फिर हमने इजिप्ट को ही क्यों बुलाया, और G20 पे क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की बार बार बात कर रहे हैं, दैट इंडिया इज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। दिस इज द हिंट हाउ शुड यू बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। और आपको ये बात भी पता है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने, मिस्टर मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है दैट वी वुड बी वेरी हैप्पी, आप अब हमें सेवा का मौका दीजिए, अब आप इजिप्ट में आइए। तो इंडिया ने कहा है वेरी सून, आप प्रायोरिटी में रहेंगे हमारी लिस्ट पे, मिस्टर मोदी विल बी विजिटिंग यू वेरी सून। तो ये चीज यहाँ पे हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइबर स्पेस में जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, ये ग्रोइंग थ्रेट है बोथ फॉर इजिप्ट एंड इंडिया। ओके, अब देखिए, इसी से रिलेटेड डॉक्टर सी राजा मोहन ने
एक एडिटोरियल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में. हम दोनों को ही कंजंक्शन में पढ़ेंगे so that you have a continuity. All right. The two sides also discussed platforms and equipment to enhance defense partnership. तो डिफेंस पार्टनरशिप को भी एलिवेट करने की बात की गई है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा G20 समिट के बारे में जब हमने डिस्कस किया था. G20 आप जानते हैं कि इस संसार की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज, सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज का एक ग्रुप है. G20 मोर और लेस एक इकोनॉमिक ग्रुप है. जब इसे लाया गया था G20 को फाइनेंशियल क्राइसिस से ही एस्केप करने के लिए लाया गया था. सो इट इज सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रुप ओनली. तो G20 में इस संसार की सबसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज है. लेकिन इंडिया ने, जैसे अभी आपने देखा कि कैसे वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट होल्ड किया G20 की प्रेसिडेंसी के अंडर ही, तो हमने उसमें 120 कंट्रीज को इनवाइट किया. हमने जानने की कोशिश की कि देखिए है तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीज का ग्रुप, लेकिन भारत एक लेजिटिमेट लीडर होने के नाते आपसे पूछना चाहता है कि आपके क्या कंसर्न्स हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज की क्या कंसर्न है, ताकि हम वो बाकी कंट्रीज को बता सके जब सितंबर में एक समिट होल्ड करेंगे हम इंडिया में, और हम उस पर बेसिकली कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस ला सकें. तो वैसे ही हमने G20 समिट के लिए कुछ और कंट्रीज को इनवाइट किया है. इनवाइटीज, अब जो इनवाइटीज हैं G20 की सितंबर की समिट के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उन कंट्रीज को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत अपने G20 के 20 नेशंस के साथ साथ उन्हें भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज देखता है. तो हमने इजिप्ट को इनवाइट किया है, हमने बांग्लादेश को इनवाइट किया है. बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है. तो आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है, यू शुड बी प्रिपेयरिंग बांग्लादेश वेरी थरली, क्योंकि नेबरहुड में से एक ही कंट्री जो इन्वाइट की जा रही है वो बांग्लादेश है, विच स्पीक्स ऑफ द फैक्ट, ऑल्दो वो भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इन्फ्लेशन वहां बहुत ज्यादा है, बट इट इज एक्चुअली बहुत ही बहुत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है बांग्लादेश. तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग बांग्लादेश एंड इंडिया रिलेशंस वेरी थरली, स्पेशली रिवर तीस्ता एंड रिवर एग्रीमेंट्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे इजिप्ट को भी, जैसा कि हमने देखा, G20 समिट के लिए एक स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया है, विच स्पीक्स कि हमारी जो फ्रेंडशिप है इट इज वेरी स्पेशल. तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, एंड दैट वी विल बी क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ कॉपरेशन ऑन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एरियाज. तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है. एंड द स्कोप ऑफ कॉपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज अनलिमिटेड. In his remarks, President El-Sisi said that the relations between the two civilizations date back to antiquity. तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिश्ते हैं, if you say get a question on India and Egypt, you will be mentioning words such as civilizational, cultural, historic relations between India and Egypt. इस तरह के जो words हैं वो आप mention करेंगे. लेकिन इजिप्ट की एक एक्सपेक्टेशन है भारत से. इजिप्ट की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इंडियन टूरिस्ट को प्रमोट करें, भारत अपने टूरिस्ट को, ताकि वो इजिप्ट जाके विजिट करें. सब हर कंट्री की ऑलमोस्ट इंडिया से यही एक उम्मीद होती है. मॉलडीव्स जो है वो इंडिया और माले जो रिलेशंस हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टूरिज्म का है. मॉलडीव्स की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के आसपास रिवॉल्व करती है, और मॉलडीव्स एक्चुअली डिपेंड्स heavily on Indian tourists, क्योंकि हमने ही उनको COVID-19 के बाद रिकवर करने में हेल्प किया बार बार वहां विजिट करके. सो टूरिज्म इज, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर थोड़े से भी टूरिस्ट यहाँ से किसी कंट्री में जाते हैं सो इट्स ह्यूज ओके फॉर देम. और साथ ही में हमने 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की है कल्चर के सेक्टर में, cooperation on youth matters, cyber security, information and technology and public broadcasting. तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है. और साथ ही में, क्यों इंडिया और इजिप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75th एनिवर्सरी जो हमारे बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन की है, हमने वो भी सेलिब्रेट किया है. और हमने इसके लिए एक कॉइन भी हमने एक स्टैम्प, बेसिकली कोमेमोरेटिव स्टैम्प भी लॉन्च किया है साथ में. सो दिस इज समथिंग यू मस्ट बी नोइंग. ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं कि डॉक्टर सी राजा मोहन ने क्या लिखा है. दिल्लीज आउटरीच टू कैरो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कुछ जो ये कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए जो न्यूज में है. जैसे इजिप्ट की कैपिटल अभी हमने देखी. यू शुड बी नोइंग अबाउट बाकी कंट्रीज की जो भी हम देख रहे हैं कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए. We keep on discussing all of that. Okay, तो जो विजिट है यहाँ पे डॉक्टर सी राजा मोहन बोल रहे हैं, द विजिट ऑफ इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी टू दिल्ली दिस वीक इज नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इंडिया अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ अपने रिश्तों को रिजुविनेट कर रहा है. ओल्ड फ्रेंड कैसे हैं इजिप्ट, आप जानते हैं इजिप्ट और भारत का नाम का रिश्ता है,
भारत जब खुद आजाद हो गया तो भारत ने दूसरी कंट्रीज को डीकोलोनाइज करवाने में बहुत मदद की है, और इजिप्ट ने भी हमारे साथ उसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया था। तो ये हमारे एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड है, पर ये जो हम स्टेप्स देख रहे हैं, जो भारत का आउटरीच है, उनको इन्वाइट करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है, सिर्फ उतना ही नहीं है कि हम अपने ओल्ड फ्रेंड से दोबारा मिल रहे हैं। इट इज मोर देन दैट। तो क्या है वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। ओके, तो देखिए ये बात आपको पता है, केवल इजिप्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज इंडिया की डिप्लोमेसी में साइडलाइन हो चुकी हैं बहुत समय से। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज को ये डर लगने लगा था, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, क्योंकि अब भारत भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वेस्ट कंट्री से ज्यादा बातचीत करता दिखता है यूएस से। बहुत लोगों को लगने लगा था कि यूएस की तरफ भारत का बहुत टिल्ट हो गया है, हमारा सोशलिस्टिक फर्वर खत्म हो गया है, वी डोंट केयर अबाउट ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और बहुत समय से ऐसा हो रहा है। तो उनको लगा था कहीं भारत भी एक एक्सप्लॉइटर नेशन ना बन जाए इन कंट्रीज का। तो वो फाइनली हमने नहीं होने दिया है। इंडिया हैज टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड वी आर अश्योरिंग देम दैट वी आर यू, हम आप ही हैं, आप ही जैसे ही हैं, आप ही से निकलकर यहाँ तक बढ़े हैं। ओके, इंडियाज डिसीजन टू एलिवेट बायलेटरल टाइज टू द स्ट्रेटेजिक लेवल इज रूटेड इन रिकग्निशन। तो देखिए इजिप्ट ही क्यों, अब ये बहुत ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो हमने इजिप्ट को बुला लिया, हमारा मन किया तो हमने सरीनाम के प्रेसिडेंट को बुला लिया, गायना के प्रेसिडेंट को, कुछ उसके पीछे रीजन है। इजिप्ट ही क्यों हमने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए। तो देयर इज द फैक्ट, यहाँ पे अब एक बात लिखी है, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत इससे बढ़कर कुछ बताने वाली हूँ जो हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था, विच आई सिंसियरली रिकमेंडेड कि आपको ये अपने आंसर में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर सी राजा मोहन कह रहे हैं कि इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ये कहाँ पे बसा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बसा है मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की एंड यूरोप की। और इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो भारत के मिडिल ईस्ट के साथ, भारत के अफ्रीका के साथ और भारत के यूरोप के साथ, सबके साथ ही जो रिश्ते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करेगा। ओके, तो इसीलिए डीलिंग विद इजिप्ट, हैविंग गुड रिलेशंस विद इजिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब एक और बात जो मैं आपको कह रही थी कि हमने एक बार एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो अब्दुल फतेह अल सीसी के ही बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया इंडो पैसिफिक पॉलिसी में बिलीव करता है, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में बिलीव करता है, बिकॉज इंडियन ओशन जो शब्द दिया गया है वो एक्चुअल में एशिया पैसिफिक होना चाहिए। चाइना इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन नहीं बोलता, चाइना एशिया पैसिफिक ओशन कहता है। चाइना डज नॉट इवन यूज दिस वर्ड। वो तो यूएस ने इंडियन ओशन का नाम दिया, इंडो पैसिफिक पॉलिसी का नाम दिया, क्योंकि यूएस बेसिकली दिखाना चाहता है कि हम इंडिया को सेंट्रल पिलर मानते हैं इंडियन ओशन का या इंडो पैसिफिक पॉलिसी का। तो ऑफ कोर्स इंडिया की सेंट्रलिटी इंडियन ओशन में है, लेकिन इंडियन ओशन की सिक्योरिटी कहाँ से शुरू होती है? रेड सी से, राइट? अब इजिप्ट की बात कर लेते हैं हम। इजिप्ट के लिए स्विस कैनाल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्विस कैनाल की सिक्योरिटी कहाँ से शुरू होती है? रेड सी से। जब दोनों ही देशों की जो सिक्योरिटी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रेड सी से शुरू हो रहा है, दोनों के लिए रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी भी तो कॉमन है, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो नेचुरली हो गए, है ना? कॉमन रिस्क, कॉमन रिवॉर्ड्स, है ना, कॉपरेशन। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसी तरह से। Beyond bilateral ties, the renewed engagement with Egypt is also about expanding and consolidating India's new coalition with moderate. अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? Of course it is good, हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक काफ़ी strategic reason है, पर साथ ही में हम basically क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो moderate, जो extremist सुन्नी states नहीं है मिडल ईस्ट की, ऑलरेडी भारत की आउटरीच उन कंट्रीज की तरफ हमें दिख रही है, जैसे जॉर्डन, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे यूएई के साथ हम ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ हम बहुत अच्छे रिश्ते हमारे हैं इस समय पे। तो ये है सऊदी अरेबिया। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लॉज हुआ करते थे वहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो रिफॉर्मिंग, सोशली मॉडरेट हो रहे हैं वहाँ पे, फ्रीडम की बातें होने लगी हैं। अबू धाबी, यू गो टू दुबई, दुबई इज लाइक मोर और लेस, वहाँ पे इतने इंडियंस आपको दिख जाएंगे, तो वो सॉर्ट ऑफ इंडिया ही बन गया है वहाँ पे, यू वुड नेवर फील यू नॉट एट होम। ओके, सो ये इस तरह से जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, जो मॉडरेट सुन्नी स्टेट्स हैं, ये हमारा आउटरीच है इन स्टेट्स की तरफ। तो एक स्टेट रह गई थी, वो इजिप्ट थी, अब उनकी तरफ भी हम बढ़ गए हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हीं के मदद से
हम जो वॉयलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको कर्ब कर सकते हैं। ये खुद इस्लामिक देश हैं और इन्हीं की मदद से बेसिकली ये भी जूझ रहे हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ, तो इन्हीं के साथ कोऑपरेट करके वी कैन कर्ब दिस। ओके, stabilizing the shared neighborhood through political and security cooperation has unsurprisingly figured at the top of India's new strategic partnership। तो जैसा कि हमने देखा साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, इसके बारे में हमने बातें की। द करंट इंडियन स्ट्रैटेजी, देखिए जो टेररिज्म का मामला है या फिर जो साइबर सिक्योरिटी का मामला है वो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव है। आप टेररिज्म को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए GS3 के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई सो? क्योंकि हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे टेररिज्म का मुद्दा उठाने में। हमने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इस बार होस्ट की थी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रपोज किया, एक बहुत बड़ा प्रपोजल है खुद में ही, कि भारत बेसिकली एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट, अभी एक कॉन्फ्रेंस होती है नो मनी फॉर टेरर, बेसिकली साल बदर साल कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन हमने उसको क्या बोला है कि भारत में उसका एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश करेंगे, फिजिकल फॉर्म दे देंगे उसको परमानेंट, कि भारत बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड रखेगा नो मनी फॉर टेरर पे। इट इज अ ह्यूज प्रपोजल, दिस स्पीक्स हाईली ऑफ द फैक्ट कि हम कितने डेस्परेट हैं इस मेनेस को कर्ब करने के लिए। साथ ही में हमने देखा जो अभी दिल्ली और मुंबई में कॉन्फ्रेंसेज हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब हम टेम्परेरी मेंबर थे, तो हमने काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होल्ड की दिल्ली और मुंबई में। हम कैसे यूएसए के साथ मिलके बार बार स्पॉन्सर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ 5 जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के जो टेररिस्ट हैं उनको लिस्ट किया जाए 1267 सैंक्शंस कमेटी में, लेकिन चाइना होल्ड कर रहा है बार बार टेक्निकल रीजंस देके कि हमें और जानकारी चाहिए कि ये टेररिस्ट है कि नहीं। तो इंडिया हैज बीन डूइंग अ लॉट इनटू टेररिज्म, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इज रिन्यूड, ओके दिस वी हैव डन। Delhi's strategic partnership with Cairo also opens the door for a larger Indian role in the region, which is trying to diversify it। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भारत ही अपने रिश्ते डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। Now India is a good friend of Russia, India is also a good friend of USA, India holds good relations with Europe, UK, but India also has very good relations with Bangladesh, other global south countries, और हम अपने रिश्तों को और डाइवर्सिफाई करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ही सिर्फ ये कर रहा है, हर देश आज के समय पे ये करना चाहता है, हर देश अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, क्योंकि कोविड-19 ने स्पेसिफिकली हमें ये सिखाया है कि अगर आप एक कंट्री जैसे चाइना पे ही इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कैसे भी बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट हो जाएंगे तो यू विल बी सफरिंग एट द एंड। सो एवरीबडी वांट्स टू डाइवर्सिफाई टाइज, ओके। तो मिडिल ईस्ट भी बेसिकली चाहता है कि वो अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करे। मिडिल ईस्ट आप जानते हैं, इसीलिए वो इंडिया के साथ दे वांट टू हैव गुड रिलेशंस। इंडिया इज अ वेरी फॉर्मिडेबल पार्टनर, इजंट इट? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया सेंसिटिव भी है सबके कंसर्न्स को लेके। इट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इट हैज गॉट इट हैज गॉटन अ गुड स्टैचर एट द वर्ल्ड लेवल, एट द ग्लोबल लेवल। तो ये चीज बेसिकली वो लोग भी चाहते हैं। दिल्ली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैरो ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर अ लार्जर इंडियन रोल इन द रीजन। तो यही चीज एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब भी आप मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन लिखे तो ये प्लीज मेंशन कीजिएगा कि मिडिल ईस्ट में यूएसए का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आप जानते हैं यूएस ने किस तरह से अफगानिस्तान को जब सोवियत यूनियन ने आके इन्वेड कर लिया था, तो यूएस ने पाकिस्तान को पैसे देके इक्विपमेंट्स भेज के मुजाहिदीन तैयार किए, मुजाहिदीन तैयार करके उन्होंने सोवियत यूनियन को हरवाया, जो बेसिकली अफगानिस्तान में आके बैठे थे। तो यही मुजाहिदीन खैर फिर अनएम्प्लॉयड हो गए और यही मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। जो मिलिटेंसी आज हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, ये यूएस के तैयार किए गए मुजाहिदीन ही हैं, जो फिर बेरोजगार हो गए। तो उनको कुछ तो इतनी ऊर्जा, जिनको ये लग गया कि हमने सुपर पावर को हरा दिया सोवियत यूनियन को, तो उनको तो लगता ही है वो किसी भी सुपर पावर को हरा सकते हैं। वही तालिबान आज यूएस को भी हरा के भेज दिया। तो यूएस का यूजुअली इस एरिया में बहुत कंसर्न रहा है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, अफगानिस्तान से उन्होंने ट्रूप विड्रॉल कर लिया। धीरे 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 वो मिडिल ईस्ट से हटते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया पे बहुत उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वहां से हटते जा रहे हैं। तो ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये जो खालीपन वो छोड़ के जा रहे हैं अपना, यहाँ से विड्रॉ करके इंडो पैसिफिक क्वाड जैसी जगहों पे ज्यादा ध्यान लगा के वो चाइना भर रहा है आके, चाइना वो जगह को रिप्लेस कर रहा है और थोड़ी सी जगह पे इंडिया भी लेना चाहता है। तो ये बेसिकली मिडिल ईस्ट का सिनेरियो है। ओके, एट द पीक ऑफ अर्लियर इंडिया इजिप्ट बोनहोमी। अब आप जानते हैं भारत और इजिप्ट की जो बोनहोमी की बात है, वो हिस्ट्री क्या है, बेसिकली 1950-60s नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, वहीं से हमारा रिश्ता डेट करता है, द रीजनल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ऑफ कोर्स जो उस समय का हमारा रिश्ता था और जो आज है, दोनों बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं। इन द सेंस
उस समय पे जो मिडल ईस्ट हुआ करता था और जो आज मिडल ईस्ट है वो बहुत डिफरेंट है। एट दैट टाइम इंडिया एंड इजिप्ट जॉइंट हैंड्स। तो उस समय क्या हुआ था कि इंडिया और इजिप्ट साथ आए क्योंकि उन्होंने वेस्ट कंट्रीज का जो रोल था उस रीजन में उसको हटाना था, उसको लिमिट करना था। और पैन एशियनिज्म, पैन अरेबिज्म, थर्ड वर्ल्डिज्म, थर्ड कंट्रीज नाम के माध्यम से हमने खुद को कॉन्फिडेंस देना शुरू किया कि हम जरूरी नहीं है कि कोल्ड वॉर चल रहा है तो यूएस और यूएसएसआर में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, हम खुद में कंट्रीज हैं, हम सैटेलाइट कंट्री किसी भी देश की नहीं बनेंगे। तो हमारा रोल यहाँ तक सीमित था। हमने और क्या किया, हमने इंडिया और इजिप्ट ने साथ मिलकर बेसिकली पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। आज भी एटलीस्ट ऑफिशियली तो हमारा यही स्टैंड है कि टू स्टेट सोल्यूशन है इजराइल और पैलेस्टीन का। इजराइल अलग कंट्री बननी चाहिए, पैलेस्टीन अलग, और पैलेस्टीन का जेरूसलम बेसिकली कैपिटल बनेगी। तो यही इसी चीज के लिए बेसिकली इजिप्ट भी स्टैंड करता है। इजिप्ट की तो अरब सॉलिडारिटी भी है पैलेस्टीन के साथ। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम इजराइल को आइसोलेट करें और वी शुड बी फाइटिंग फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। लेकिन आज जो रीजन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इजिप्ट पहली अरब स्टेट बना था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं इजिप्ट के, इजराइल के। और सेम भारत देख लीजिए, भारत भी तो इजराइल के साथ अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स, हम एग्रीकल्चर में इतना कॉपरेट कर रहे हैं। इजराइल ने हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स। इजराइल ने कोविड-19 के टाइम पे हमारी काफ़ी मदद की। वी आर एंगेजिंग इजराइल विद लाइक एनीथिंग। वैसे इजिप्ट भी कर रहा है। तो एक जो हमारा मुद्दा था वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो बस बताने की बात यहाँ पे इतनी है कि जो कॉन्टेक्स्ट उस समय के रिश्ते का था वो आज बिल्कुल चेंज हो चुका है। The region has come a long way since then. After the 1973 war, Egypt dumped its military ties. तो वही चीज इजिप्ट ने भी 1973 वॉर के बाद, जो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एट दिस मोमेंट, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ अपने मिलिट्री टाइज को खारिज कर दिया। हमने भी सोवियत यूनियन को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 1990s के बाद सोवियत यूनियन के तो हम जो बहुत अच्छे फ्रेंड देखे जाते थे वो तो अब नहीं है, क्योंकि हमने बैलेंस करना शुरू कर दिया यूएस के साथ। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पे इजिप्ट चल रहा था उसी रास्ते पे इंडिया भी गई। पैलेस्टीन का कॉज हम भी ऑफिशियली बोलते हैं, इजिप्ट भी बोलता है, लेकिन इसराइल के साथ उनके भी रिश्ते हैं, हमारे भी रिश्ते हैं। सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते, उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज ही छोड़ दिए। हमने कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ साथ यूएस के साथ भी बात करने लग पड़ी। तो वी आर एट द सेम path. The Indian foreign policy discourse, with its deepening anti-Western rhetoric and empathy for radical Arab states in 1970s, was not empathetic. तो वही चीज, लेकिन हम इस समय इस पूरे उसमें 1950-60s के बाद हमने कहीं ना कहीं इजिप्ट को निगलेक्ट किया। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। और राइट, अब देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। एक ईरान इराक की वॉर हुई, यूएस और ईरान के बीच में। आप देख लीजिए क्या चल रहा है। अभी भी यूएस बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएस ने ईरान के ऊपर, तभी वहाँ की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। यूएस ने इराक इन्वेजन करने की कोशिश की, 2003 की ये बात है। फिर 9/11 टेरर अटैक्स हुए। फिर अरब कंट्रीज़ को अचानक से ये पता चला कि हमारे पास तो ऑयल इतना है, हम तो पूरा संसार रूल कर सकते हैं, वी आर सो रिच। ऑयल फील्ड्स डिस्कवरी हुई। तो ये कुछ बेसिकली चीजें थी, इवेंट्स थी जिसने इस रीजन को ट्रांसफॉर्म किया। 9/11 टेरर अटैक्स, ईरान इराक वॉर, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, Arab oil wealth recognition and identification. It was only after the 1990s that India began to reorient its regional policies by recognizing Israel. तो हमने अभी recently 30 साल सेलिब्रेट किए हैं अपने रिश्ते के इजराइल के साथ। हमने 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी इजराइल के साथ बाय स्टेपिंग अप एंगेजमेंट। और हमने साथ ही में और क्या किया है, हमने गल्फ कंट्रीज के साथ अपनी यूएई के साथ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एफटीए साइन कर लिया। सऊदी अरेबिया के साथ हम बहुत अच्छा हमारा रिश्ता है। ओके, विच इज़ नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ। और साथ ही में इंडिया जो आज ग्रो कर रहा है वो इन्हीं कंट्रीज की मदद के साथ कर पा रहा है। साथ ही में आप जानते हैं कि इंडिया के कितने सारे जो लेबरर्स हैं वो कतर जाते हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, दुबई में हैं। तो ये कंट्रीज बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडिया यहाँ पे लेबर एक्सपोर्ट करती है। और फिर ऑफ कोर्स जब हमारी लेबर यहाँ से जाती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की लेबर हो, फिर वो हमें रेमिटेंस भेजते हैं। तो रेमिटेंसेस के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना
ये देश सारे हमारे लिए। मिडिल ईस्ट में तो बहुत लोग रहते हैं, आप नर्सेज देखिए केरला से कितनी है मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में। तो ये जो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट इज वेरी प्रोमिनेंट। अभी $100 बिलियन से ज़्यादा हमारी रेमिटेंसेज आई हैं, तो उसमें मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। The new situation presented challenges of its own as India's commercial interests grew with Gulf relations with the western पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट बिगैन टू डिक्लाइन। तो हमारे लिए जो गल्फ में कंट्रीज इंपॉर्टेंट लगी ना हमें आज तक, वो थी सऊदी अरेबिया, यूएई, इस तरह की मेन कोर गल्फ कंट्रीज। इजिप्ट कहीं ना कहीं बेचारा इस चीज में साइड लाइन हो गया। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। और यूजुअली हमने ईरान पे फोकस किया। ईरान पे हमने क्यों फोकस किया? क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर होल्ड बनाने के लिए ईरान की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और साथ ही में हमने फिर छाहबार पोर्ट बनाया, जिसमें बेसिकली पाकिस्तान हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करना होता था तो पाकिस्तान में से पाकिस्तान के लैंड से निकल के जाना पड़ता था। तो पाकिस्तान ने हमें अपना लैंड यूज करने से मना कर दिया कि आपके ट्रक यहाँ से नहीं जाएंगे, तो हमें उनको बाईपास करने के लिए कुछ करना था। फिर हमने छाहबार पोर्ट बनाया। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इस तरह की कंट्रीज, अफगानिस्तान, इस पे हमारा फोकस था। तो सॉर्ट ऑफ इजिप्ट जो बिल्कुल थोड़े एक्सट्रीम वेस्ट, जो मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट वाले रीजन है, वो कहीं ना कहीं हमारे आज तक निग्लेक्ट ही रह गए। इट वॉज अ pity though that Delhi tended to neglect the strategic significance of the Arab Gulf that is viewed narrowly. Okay, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। पर डॉक्टर सी राजा मोहन इज praising नरेंद्र मोदी कि उन्होंने इस तरह का निग्लेक्ट को रिवर्स किया है फाइनली, एंड इट इज गुड। India's new outreach to Egypt now brings greater balance to India's engagement with the Middle East as a whole. As it turns out, Egypt is an important strategic partner for the Gulf Arabs. Okay, तो यही सारी चीजें। अब साथ ही में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इजिप्ट को इम्पोर्टेंट देख रहा है, जो बाकी गल्फ कंट्रीज है, यूएई और सऊदी अरेबिया, वो भी अब इजिप्ट को अपने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मानते हैं। उनका तो नेबरहुड भी है। तो ये चीज, इट माइट बी रिकॉल दैट इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस जॉइंड द इंटरनेशनल कोलिजन टू लिबरेट। ओके, और साथ ही में ये जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट, सबका एक ही गोल है। कहीं ना कहीं ईरान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे किसी दिन। तो सारी ही कंट्रीज एक ही पेज पे हैं, एक ही नोट पे हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स कंटिन्यू की जाएं यूएसए द्वारा, ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। तो सेम कंसर्न है सारी कंट्रीज का। आफ्टर द अरब स्प्रिंग, नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही में देखिए क्या है अरब स्प्रिंग में, थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। अरब स्प्रिंग अगर आपको नहीं पता क्या था, तो यूजुअली एक चीज कही जाती है कि इस्लाम एंड डेमोक्रेसी दे कैन नॉट गो टुगेदर, डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, तो ऐसा कहा जाता है। यू माइट अग्री टू इट, यू माइट नॉट अग्री टू इट, क्योंकि अरब स्प्रिंग बनाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तो अरब स्प्रिंग का बेसिकली ये चीज है कि पहली बार जो इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हमने डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट देखी थी 2011 के करीब। तो ये सारी चीजें, तो इसी जब वो प्रोटेस्ट शुरू हुई ना, तो धीरे धीरे जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज थी वो भी मॉडरेट होनी शुरू हो गई, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन चीज़ों में हम देख रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज जो है, जो अभी भी एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे टर्की और कतर, तो इनके खिलाफ है ये। तो और उसमें साथ में इजिप्ट भी है। तो इसीलिए बेसिकली जो मॉडरेट इस्लामिज्म है उसमें इंडिया का काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया भी आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के बाद सेकंड जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है वो भारत में है। और भारतीय जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। इट्स गुड ओनली कि हम इस तरह की कंट्रीज के साथ और अपने रिश्ते बढ़ाएं। While Egypt has long been an inclusive society, the UAE and Saudi Arabia has been deeply religious and conservative Islamic societies. They are now actively, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। There is nothing much in it. अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल डिस्कस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो सेक्शन है, ये पूरा ही सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन लिविंग विल गाइडलाइंस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो, अब क्योंकि यूथेनेशिया पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। लिविंग विल क्या होती है, किसके किसके साइन चाहिए, कितने घंटे में मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, कितने घंटे में नहीं बैठना चाहिए, अप्रूवल कितने दिन में आ जाना चाहिए कि यूथेनेशिया दे देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्या आप यूथेनेशिया के सपोर्ट में हैं, क्या एथिकल डिलेमास हैं, क्या नहीं है,
व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें आपके एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यूथनेशिया है क्या, और एक लिविंग विल का मतलब क्या होता है। यूथनेशिया का मतलब है कि आप एक बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, आप इतना पेन बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब आपसे नहीं टॉलरेट हो पाएगा, इतना सफ़र आप और ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यू डिसाइड कि आई विल हैव टू एंड माई लाइफ बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वुड ब्रिंग मी सम रिलीफ। तो यूथनेशिया मतलब द प्रैक्टिस ऑफ एन इंडिविजुअल डेलिबरेटली एंडिंग देयर लाइफ, ऑफन ऑफन टाइम्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम एन इनक्योरेबल कंडीशन, जो जिसका क्योर है ही नहीं, या इनटॉलरेबल पेन से बचने के लिए यूथनेशिया अडॉप्ट किया जाता है। यूथनेशिया जो बेसिकली ऑफ कोर्स आपको एक फिजिशियन की हेल्प से एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब देखिए, दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें आपको एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा जिससे आपकी जान चली जाएगी, सॉर्ट ऑफ उस तरह का एक्टिवली किसी को मुक्ति देना बेसिकली, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये एक लीथल इंजेक्शन के माध्यम से, तो वो होता है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया जो भारत में लीगलाइज्ड है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब कि आप धीरे 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 जिस मेडिसिन ने आपको अलाइव रखा हुआ है उसको विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, या कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसे पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। बिकॉज एक्टिव यूथनेशिया का अगर मैं आपको एक एथिकल डिलेमा बताऊं, तो आप खुद सोचिए कि कितना भी कह लीजिए आपके आप किसी को रिहा ही कर रहे हैं पेन से एंड ऑल ऑफ दैट, पर जिस फिजिशियन ने बेचारे ने किसी को एक्टिव यूथनेशिया दिया है, वो तो पूरी जिंदगी गिल्ट रिडन रह जाएगा कि मैंने किसी की जान ली। तो पैसिव यूथनेशिया बेसिकली धीरे धीरे थोड़ी सी डोज कम करते रहने से वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे बस यही इसका रैशनल था। पैसिव यूथनेशिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगलाइज कर दिया था, कंटेंजेंट अपॉन द पर्सन हैविंग, लेकिन ऑफ कोर्स लीगलाइज तो कर दिया था, लेकिन उसकी एक प्री रिक्वायरमेंट है कि जो इंसान बेसिकली जो अभी पेन की वजह से सफर कर रहा है, उस इंसान ने एक लिविंग विल बनाई होनी चाहिए। अब लिविंग विल क्या होता है। लिविंग विल, आप सपोज कीजिए अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे अगर कोई भी किसी तरह की ऐसी बीमारी होती है जो मुझे पता है कि शायद इनक्योरेबल ही है, तो बिल्कुल अभी डायग्नोस ही हुई है और मैं बिल्कुल, दिमाग मेरा साउंड है, सब कुछ, मैं ठीक हूँ, तो मैं उसी समय एक डॉक्यूमेंट लिख के जाऊंगी और उसमें लिखूंगी कि अगर बाई चांस मेरी स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाए तो इसके बाद आप प्लीज़ मेरे को जिंदा मत रखिएगा, मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसको विड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं लिविंग विल, जो इंसान ने जीते जीते लिख के गया है कि ये मेरे को बीमारी है और किसी समय पे अगर मेरी हालत बहुत बुरी हो जाए तो आप प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट मेरे को ज़बरदस्ती मत जिंदा रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि आने वाले समय में तो क्या पता मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मैं ये साउंड माइंड मेरा बचे ना और मैं इस तरह के मेडिकल डिसीजंस ले ही ना पाऊँ, ठीक है। तो ये होती है लिविंग विल। इन केस अ पर्सन डज नॉट हैव अ लिविंग विल, और बाई चांस एक इंसान के पास लिविंग विल है ही नहीं, कभी कभी तो बहुत अब्रप्ट चीज़ें भी तो हो जाती हैं ना। आपको कैसे पता, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके बाद वो कोमा में है, तो वो इंसान अब तो कभी बता ही नहीं सकता ना, वो कब लिखेगा लिविंग विल, है ना। तो इस केस में क्या है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो एक पिटिशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट के पास कि आप प्लीज हमें परमिट कर दीजिए पैसिव यूथनेशिया के लिए, ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने लव्ड वन को that he or she is suffering a lot. So this is also something that you must be knowing. What did the Supreme Court rule in 2018? So what was the 2018 की ruling? Supreme Court ने, जैसा कि हमने अभी देखा, अलाउ किया था पैसिव यूथनेशिया को while recognizing the living wills of terminally ill patients who could go into permanent vegetative state and issued guidelines regulating this procedure. तो आप जानते हैं एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी और उन्होंने बोला था इस तरह से बेसिकली लिविंग विल बननी चाहिए, ये होता है पैसिव यूथनेशिया। और उन्होंने कहा था ये गाइडलाइंस तब तक इन्फोर्स में रहेंगी जब तक पार्लियामेंट एक फुल फ्लैश लॉ नहीं ले आता, लेकिन पार्लियामेंट ने तो अभी तक कोई लॉ लेके ही नहीं आए वो लोग, है ना। तो आपको याद है जब विशाखा गाइडलाइंस आई थी तो 1990s सॉर्ट ऑफ के समय पे आई थी, लेकिन 2013 कितने साल लग गए भारत सरकार को एक लॉ लाने में। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अगर वो बिल्कुल ही वाटर टाइट होगा तो ऐसे केसेस में कोई लॉ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को तो लॉ बनाना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का ही ये एक आपके पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूथनेशिया की गाइडलाइंस, क्योंकि लॉ तो अभी तक आया ही नहीं है, लॉ आ जाना चाहिए था अभी तक, तो 2018 गए भी 5 साल हो जाएंगे अब। तो ये चीज़ द गाइडलाइंस पर्टेन टू क्वेश्चन सच एज हु, ओके, तो गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा है कि बेसिकली कौन एग्जीक्यूट करेगा लिविंग विल को, क्या प्रोसेस होगा,
मेडिकल बोर्ड कब बताएगा कि सही है पैसिव यूथनेशिया करना? अभी यहाँ पे सब कुछ लिखा है और वो एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वी डिक्लेयर दैट एन अडल्ट, तो यहाँ पे बेसिकली लिविंग विल बना कौन सकता है? पहली बात तो ये है कि एक अडल्ट ह्यूमन बींग एक बच्चा नहीं बना सकता, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। जिनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक है कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। अगर आप मेंटली साउंड नहीं है तो आप अपनी लिविंग विल नहीं लिख सकते। ओके, तो ये कुछ कुछ प्री कंडीशंस हैं कि आप इफ यू मेंटली साउंड, यू आर एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, यू कैन राइट डाउन दैट ओके फाइन, आई रिफ्यूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट इफ एंड सो आई कम इनटू दिस पर्टिकुलर पोजीशन एट सम पॉइंट इन माय लाइफ। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन? तो 2018 से पहले क्या था? तो 2018 से पहले क्या था, 1994 में एक केस आया था। केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जो चैलेंज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी का। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी अटेम्प्ट करेगा सुसाइड करने का, उसको बेसिकली 1 साल की सजा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए ये तो क्रूअल डिसीजन है, ये तो इरैशनल है बिल्कुल। आप खुद सोचिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कौन सा रिलीजन कहता है, मोरालिटी, पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई गंदा इफेक्ट डाल रहा है सोसाइटी के दिमाग पे। तो ये था पी रतिनाम केस। पी रतिनाम केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो ये चीज हुई थी इसमें। लेकिन फिर 2 ही साल बाद 1996 में एक 5 जज बेंच बैठा, जिसमें ये डिसीजन जो पी रतिनाम में लिया गया वो ओवरटर्न हो गया। तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आर्टिकल 21 जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, लेकिन राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई नहीं है। तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरटर्न हो गई। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर आप यूथनेशिया को परमिट करना चाहते हैं तो यूथनेशिया सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड ही तो हुआ, आप खुद की जान ही तो दे रहे हैं, ले रहे हैं जो भी, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर यूथनेशिया को परमिट करना है तो फिर आप एक लॉ ही ला सकते हैं। ये क्या था? ज्ञान कौर केस था। ये आपको केसेस लिखने हैं। अगर बाय चांस आपका पेपर में GS2 में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सारे केसेस मेंशन करने पड़ेंगे। पी रतिनाम केस मेंशन करना पड़ेगा 1994 का, 1996 का ज्ञान कौर केस मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2011 में क्या हुआ? लेकिन उससे पहले हम 2006 की एक बात कर लेते हैं। हमने 1994, 1996 की बात कर ली। 2006 में क्या हुआ? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 196th रिपोर्ट निकाली अपनी, जिसका नाम था मेडिकल ट्रीटमेंट टू टर्मिनली इल पेशेंट्स। तो उसने कहा था कि देखिए एक डॉक्टर, आप जानते हैं डॉक्टर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर के लिए कोड ऑफ कि बेसिकली कौन से तरह के वो प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर आप किसी के साथ एक सेक्सुअली इंटीमेट रिलेशनशिप में अपने ही किसी क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक ऑफेंस है वो, बेसिकली आपको उसके लिए प्रिजन हो सकती है। वो आपके कोड ऑफ एथिक्स के, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इस तरह का एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, आप जानते होंगे। तो उसमें बेसिकली, लेकिन इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा 2006 की कि देखिए अगर एक डॉक्टर जो है, जो एक कंपीटेंट पेशेंट, यानी कि कंपीटेंट पेशेंट की बनाएगी लिविंग विल को अगर ओबे करता है कि बेसिकली उनकी ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए, तो वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी का ब्रीच नहीं है उनकी, और ये ऑफेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आया था। और साथ ही में इस रिपोर्ट ने ये भी कहा था that the patient's decision to not receive medical treatment and said that it constitute, तो यही इन्होंने बोला कि ये जो लॉ कमीशन ने बोला था ये एक सुसाइड नहीं है, अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं माना जाएगा सेक्शन 309 आईपीसी के तहत यूथनेशिया। तो 2006 में ये ऑलरेडी हो चुका था। तो 2011 में क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यूथनेशिया पे एक आंसर अरुणा शॉनबॉक केस के बारे के बिना इनकम्प्लीट है ये। अगर आपका एक एग्जामिनर है, वो आपका पेपर चेक कर रहा है और उसमें आपने अरुणा शॉनबॉक केस नहीं लिखा, वो आपके पेपर में 1 मार्क्स काटेगा ही काटेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रेमाइस यूथनेशिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। तो 2011 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि पैसिव यूथनेशिया दे दिया जा सकता है अरुणा शॉनबॉक जी को। अरुणा शॉनबॉक कौन थी? ये एक नर्स थी जिनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था मुंबई में 1973 में, और 1973 से 2011 तक, वैसे तो 2015 में शी पास्ड अवे, तो 1973 से 2015 तक आप सोच के देखिए कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में थी, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में। तो इनके लिए बेसिकली पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया था। और कोर्ट ने बोला लेकिन ऑफ कोर्स कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव यूथनेशिया, और पैसिव यूथनेशिया भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही अलाउ किया जाना चाहिए। अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ओके, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हमने 2011 का केस डिस्कस कर लिया। अब हम 2018 पे आ जाते हैं। 2008 का केस, तो ये भी हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था। 2008 में भी लॉ कमीशन की 241st जो रिपोर्ट है ऑन पैसिव यूथनेशिया अ रीलुक, उसमें बेसिकली लॉ कमीशन ने कहा था कि एक लॉ आना चाहिए पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करते हुए,
और एक उन्होंने ड्राफ्ट बिल भी प्रिपेयर किया था। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट केवल लॉ लाने के लिए नहीं कह रही, और जो पार्लियामेंट है वो एक हद तक अपनी ड्यूटी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर सकते हैं। आप जस्ट बिकॉज आपसे लोगों को, जो लोग यूथनेशिया को शायद एक सिन मानते हैं, उनको नहीं नाखुश करना चाहते, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड नहीं कर सकते। यू शुड बी कमिंग अप विद लॉ। अगर आप लॉ नहीं लेके आते, फिर किसी और तरीके से कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर आप लॉ तो लाइए पहले। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। व्हाट चेंजेस आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिस वीक। अब देखिए इस हफ्ते क्या हुआ है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यूथनेशिया को। आप जानते हैं 2018 की जो गाइडलाइंस है वो अनवर्केबल है। 2018 की गाइडलाइंस अनवर्केबल क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स देने हैं। तो उसको ईज करने के लिए बेसिकली मान गए हैं अब हमारे जस्टिस के.एम. जोसेफ जो हैं, तो उन्होंने कहा है ओके वी विल ईज आउट द गाइडलाइंस, ताकि जो यूथनेशिया है वो वर्केबल बन जाए, हो सके इम्प्लीमेंट तो किया जा सके, एटलीस्ट इतना तो उसको बना दीजिए आप इजी। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ है। लेकिन ऐसा क्या था 2018 की गाइडलाइंस में जो वो अनवर्केबल था। तो ये चीज अब एक लिविंग विल जो आप बनाएंगे, 2018 की गाइडलाइंस की मैं बात कर रही हूँ, फिर हम देखेंगे अब क्या है, अब का सिनारियो क्या है। तो 2018 की गाइडलाइंस ने कहा था, अभी तो और भी आएगा वैसे इसमें ऐड अप, अभी फुल वर्डिक्ट नहीं आई है। तो लिविंग विल उस समय पे क्या हुआ करती थी कि आपको पहली बात तो जो एग्जीक्यूटर है, जो बेसिकली चाहता है कि मुझे यूथनेशिया इस समय पे दे दिया जाना चाहिए, उसका साइन होगा लिविंग विल के ऊपर। किसकी प्रेजेंस में होगा? 2 अटेस्टिंग विटनेसेस अटेस्ट भी करेंगे वो उस लिविंग विल को, 2 विटनेसेस जो होंगे। ओके और साथ ही में इसको काउंटर साइन किया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास द्वारा, जेएमएफसी द्वारा। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। एक खुद जो आप हैं एग्जीक्यूटर, 2 और अटेस्टिंग विटनेसेस, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट जज जो भी होंगे वो इनको अपॉइंट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे इस काम के लिए। ठीक है, तो ये 4 लोगों के साइन चाहिए थे। ऑल्सो द ट्रीटिंग फिजिशियन, क्योंकि फिजिशियन असिस्टेड ही तो है ना ये ट्रीटमेंट है, तो फिजिशियन जो भी होंगे वो उनको अब क्या करना पड़ेगा कि एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, एक बोर्ड कंप्राइज करना पड़ेगा, जिसमें 3 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, 3 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मेडिसिन से होंगे, स्पेसिफिक बट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, जिसमें कम से कम 20 साल का जिनको एक्सपीरियंस होगा। तो जो एक फिजिशियन है जो यूथनेशिया देंगे, डिलीवर करेंगे, उनको एक बोर्ड बनाना है जिसमें 3 एक्सपर्ट 20 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स होंगे। ठीक है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि लिविंग विल को कैरी आउट करना है या नहीं करना। अगर इस मेडिकल बोर्ड ने परमिशन ग्रांट कर दी तो फिर इसको फॉरवर्ड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनके अप्रूवल के लिए। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको भी एक और मेडिकल बोर्ड बनाना है, जिसमें फिर 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, जिसमें चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी होने चाहिए, 3 में से एक। फिर जब ये सेकेंड बोर्ड अग्री कर जाएगा विद द हॉस्पिटल बोर्ड्स फाइंडिंग्स, तो फिर बेसिकली इसको फॉरवर्ड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जेएफएमसी तक। वो जेएफएमसी जो है बेसिकली वो फाइनली विजिट करेंगे पेशेंट को और एग्जामिन करेंगे और अप्रूवल देंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे प्रोसीजर था। तो प्रोसेस वॉज कम्बरसम। तो इसको ईजियर अब बनाया जा रहा है। तो कैसे ईजियर बनाया गया है? इंस्टेड ऑफ द हॉस्पिटल एंड कलेक्टर फॉर्मिंग 2 मेडिकल बोर्ड्स, तो हॉस्पिटल ने अपना मेडिकल बोर्ड बनाया था, कलेक्टर ने अपना मेडिकल बोर्ड बनाया था। अब ये दोनों ही जो मेडिकल बोर्ड्स हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल ही बनाएगा, तो कलेक्टर को कोई बोर्ड नहीं बनाना। और साथ ही में इसमें 20 साल के एक्सपीरियंस की बात हमने की थी डॉक्टर्स की, उसको 5 साल के एक्सपीरियंस पे रिलैक्स कर दिया गया है। दिस इज वेरी क्रूशियल। द रिक्वायरमेंट फॉर मैजिस्ट्रेट्स अप्रूवल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंटीमेशन। तो साथ ही में मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल नहीं, मैजिस्ट्रेट को बस इंटीमेट करना है कि आपको बताना है ऐसा है, अप्रूवल नहीं, साइंस हो उनका कुछ नहीं चाहिए, इंटीमेट करना है उनको। द मेडिकल बोर्ड मस्ट कम्युनिकेट डिसीजंस, और मेडिकल बोर्ड जो है उनको अपने डिसीजन को 48 आवर्स के अंदर अंदर बताना है कि जी हाँ लिविंग विल कैरी आउट करनी है या नहीं करनी है। पहले कोई टाइम लिमिट भी नहीं था। 2018 की गाइडलाइंस रिक्वायर्ड 2 विटनेसेस, जैसे कि हमने देखा, और मैजिस्ट्रेट के एक सिग्नेचर। अब नाउ अ नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर कैन साइन द लिविंग विल इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। अब मैजिस्ट्रेट का काउंटर साइन नहीं चाहिए, अब बेसिकली केवल एक कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या नोटरी ऑफिसर के भी साइन चल जाएंगे। इन केस द मेडिकल बोर्ड सेट अप बाय द हॉस्पिटल रिफ्यूजेस, अगर कोई जो मेडिकल बोर्ड जो हॉस्पिटल ने सेट किया है उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन अभी भी उस इंसान को हम मानते हैं कि लिविंग विल कैरी आउट करी जानी चाहिए, तो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर हाई कोर्ट एक फ्रेश मेडिकल टीम बना सकते हैं।
तो ये बेसिकली प्रोसेस था। और अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप बाकी कंट्रीज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे नीदरलैंड्स में, लग्जमबर्ग में, बेल्जियम में ये यूथनेशिया भी यहाँ पे अलाउड है और असिस्टेड सुसाइड भी अलाउ है, जिस पे भी कोई अनबेरेबल सफरिंग होती है। ओके, जिनको कोई इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है जिन बेचारों में। तो स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा एक केस हमने डिस्कस किया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें एक फ्रेंड थी तो उन्होंने बोल दिया था आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, मेरा फ्रेंड स्विट्जरलैंड जा रहा है और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के लिए, तो मैं नहीं चाहती, ही इज़ माई फ्रेंड, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप हिम, उनको इमिग्रेशन करने से ही मना कर दीजिए। तो फिर इस पिटिशन के बारे में उनके दोस्त को पता चल गया। उनके दोस्त एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आई एम ऑलरेडी मैं तो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हूँ कि आप मेरी फ्रेंड होने के बाद भी मेरा बुरा चाहती हैं और आई एम सफरिंग अ लॉट, आई कैन नॉट इवन मूव अपने ही रूम में, मैं इतना फटीग्ड रहता हूँ इसकी वजह से, एंड आई वांट टू एंड माय लाइफ, दिस इज द ओनली वे आई कैन ब्रिंग रिलीफ टू माई सेल्फ, सो प्लीज विड्रॉ दिस पिटिशन और एज आई वुड नेवर टॉक टू यू। एंड तो फिर उन्होंने पिटिशन विड्रॉ कर ली थी। तो आपको याद होगा तो वो स्विट्जरलैंड जा रहे थे, आपको याद है, तो स्विट्जरलैंड वैसे यूथनेशिया तो बैन करता है पर अलाउज असिस्टेड डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर और फिजिशियन, तो फिजिशियन असिस्टेड वहाँ पे बेसिकली यूथनेशिया दिया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ और कंट्रीज हैं, यूएस की कुछ स्टेट्स में अलाउड है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ब्रिटिश एक समय पे कॉलोनी थे, तो जो ये आईपीसी वाईपीसी सब कुछ ब्रिटिशर्स ने तो दिया हुआ है ना, तो यूके का जो भी फॉलो कर रहे हैं हम आज तक बहुत सारी चीजें, तो यूके बेसिकली अभी भी इलीगल मानती है यूथनेशिया को और इसको मैन स्लॉटर ही मानती है। तो इसीलिए भारत में भी अभी तक कुछ खास आ नहीं पाया था इस वजह से। ऑलराइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ एडिटोरियल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और फिर उसके बाद बाकी जो आर्टिकल्स हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो ये बात आप जानते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयर इंडिया है इस बार, और हम मई में गोवा में एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट रखने वाले हैं। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो पाकिस्तान भी आता है, तो हमने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बेसिकली इनविटेशन भेजा है, और साथ ही में यहाँ पे नहीं लिखा पर हम शहबाज शरीफ को भी इन्विटेशन एक्सटेंड करने वाले हैं थोड़े ही समय में। ये द हिंदू में आई है न्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली अब वो इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो हमें नहीं पता, पर बिलावल जरदारी जो हैं तो वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर है इंडिया के लिए, ऑल दो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको इलेक्शंस में खड़ा होना है। और जो भुट्टो फैमिली है दे आर सॉर्ट ऑफ नोन फॉर देयर पॉलिटिकल फर्वर, तो आप ये जानते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस में क्या बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ओसामा बिन लादेन एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जिन्होंने पूरे गुजरात को बुचर किया था, ही स्टिल अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह की बात की। और जिस तरह का बैकलैश उनको मिला पूरे इंडिया से, बाकी कंट्रीज से, तो ऐसा नहीं है कि वो बिलावल जरदारी जो है कोई बड़ा उनके अंदर एक्यूमेनशिप है और एनीथिंग, ही जस्ट वांट्स टू बी फेमस। उनके खानदान की मतलब थोड़ा आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनके बेसिकली जो बाकी और उनके फैमिली में मेंबर्स हैं उन्होंने जानबूझ के यूनाइटेड नेशंस पे ऐसी ऐसी स्पीचेस दी हैं, फिर वो घर जाने के बाद जब उनके इलेक्शन हो तो वो प्रेसिडेंट बन गए अचानक से, प्राइम मिनिस्टर सॉरी। तो इस तरह का हमने देखा। पर इंडिया बीइंग इंडिया, और आप जानते हैं शहबाज शरीफ जी ने रिसेंटली अभी क्या कहा है कि पाकिस्तान ने 3 बार वॉर्स हार के अपना सबक सीख लिया है। अब आई वांट टू टॉक टू मिस्टर मोदी, आई वांट टू डिस्कस ऑल द ग्रीवेंसेस वी हैव विद ईच अदर, आई वांट टू सॉर्ट दिस आउट बिकॉज पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि शायद इंडिया को ही इम्पैक्ट किया हो, और क्या पता बैक चैनल लेवल पे कोई और टॉक्स चल रही हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने ये बात बोली और हमने कर्टिसीज बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सटेंड करते हुए उनको इनवाइट किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आ भी गए तो हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, उसका हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर रिश्ते सुधरते ऐसे ही सुधर जाते होते मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत करके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो शी जिनपिंग है, G20 की जो अभी डिनर हुआ था, दोनों दे सॉर्ट ऑफ उन्होंने हैंडशेक की, एक्सटेंडेड प्लेजेंट्रीज टू ईच अदर, एक्सचेंज्ड प्लेजेंट्रीज टू ईच अदर, है ना। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, तमाम क्राइसिस हो गया। तो चाइना पाकिस्तान से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं, चाइना कुछ उम्मीद रखनी ही चाहिए। जब भी हमें लगता है कि हमारे रिश्ते सही होने लगे हैं, इन्होंने कोई ना कोई टेरर अटैक पाकिस्तान ने और चाइना ने कोई ना कोई ऐसा हमारे बॉर्डर्स पे अटैक किया है। And the history says this, there's a pattern, you can go on and read,
you would find umpteen number of articles, material out there. तो यही तो इसीलिए पाकिस्तान तो बिल्कुल भरोसे लायक में से है भी नहीं। पर ऑफ कोर्स अब हमारे रीजन के पार्टनर हैं, SCO के मेंबर हैं, सार्क के साउथ एशिया के मेंबर हैं, यू यू नो अब आप इसको कुछ भी कहें, नेबर्स तो नेबर्स ही होते हैं, तो हम इट इज़ गुड ओनली इफ वी हैव पीस। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू फाइंड कॉमन बायलैटरल ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, हमारे रिश्ते कितने भी बुरे रहे लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे कभी मिल जाए तो ठीक रहे रिश्ते। तो यही चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, और पास्ट में भी ऐसे बहुत अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट्स कुछ खास रिश्ते सुधार पाए नहीं हैं आज तक। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगर बाई चांस जैसे हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनसे हेलो बोल देते हैं या कोई, तो भारत नाराज़ हो जाता है कि आपने पाकिस्तान से कैसी बात कर ली। और पाकिस्तान वाले तो आवाम अलग ही लेवल पे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने जैसे एक बारी नवाज शरीफ ने बातचीत की हमारे प्राइम मिनिस्टर से, सो ही डिडंट मेंशन कश्मीर, ही टॉक विद मिस्टर मोदी, सो पाकिस्तान गॉट एंग्री विद द फैक्ट, कश्मीर की बात क्यों नहीं की आपने, कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। तो ये चीज़ है, फिर जनता को भी जीतना तो आपने अपनी कंट्री में जाके ही है ना। तो ये कुछ कुछ है जो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है। At times the other side arrives hoping to be welcomed warmly, but और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया है कि वो भारत आएंगे तो उनको ओपन आर्म्स के साथ उन्हें बेसिकली एक्सेप्ट किया जाएगा, उनका स्वागत होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि सरताज अजीज बेसिकली जब अमृतसर में आए एशिया हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उरी अटैक्स और पठानकोट अटैक्स, इसके बाद आपको एक वार्म वेलकम मिलेगा, तो उनको एक चिल्ड बेसिकली वेलकम मिला। तो यही सारी चीज़ें, अब मई में भुट्टो आएंगे तो भुट्टो इतनी सारी बातें भारत के बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे भी यही लिखा है। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा के, नथिंग मच। ओके, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। Activists renew stir for accountability law right to health. Now what is it? ये चीज़ आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे वो शब्द नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अकाउंटेबिलिटी के लिए आपका एक एग्जाम्पल भी है। ओके, लिखा है यहाँ पे। ओके, तो आप ये जानते हैं कि 1 मंथ तक, एक बेसिकली महीने की यात्रा एक्टिविस्ट ने कैरी आउट की थी, जवाबदेही यात्रा। जवाबदेही का मतलब आप जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो एक्टिविस्ट का कहना ये है कि आपने मिस्टर अशोक गहलोत जी, आपने 2018 के अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में हमें बोला था कि हम अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आएंगे, लॉ लेके आएंगे, पर हमने तो कोई जवाबदेही लॉ देखा नहीं अभी तक आपके कैबिनेट में आता हुआ। और आपने कहा था राइट टू हेल्थ हम बिल लेके आएंगे, वो भी हमने आता हुआ नहीं देखा। तो यहाँ पे बेसिकली वो दोबारा दे आर रिन्यूइंग देयर स्टर। ओके, यू प्लीज फुलफिल व्हाट यू सेड इन योर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। सो जवाबदेही यात्रा बस हमारा आपको बताने का मकसद था, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अब पिछले 2 दिन हमने देखे हैं, ये तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं जो 19 गुड गवर्नेंस अवार्ड मिले हैं, उनमें से बेसिकली उनकी डिटेल्ड स्टोरीज आ रही हैं। कल हमने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, कैसे मलकानगिरी में उड़ीसा के नालाज और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं उनसे पानी को पाइपलाइन के माध्यम से लेते हुए कैसे जो सिर्फ एक ही क्रॉप उगा पाते थे रेनफेड, क्योंकि एग्रीकल्चर है मलकानगिरी में, तो फिर अब दूसरी क्रॉप भी उगा पाते हैं, उनको कहीं और पे जाके दिहाड़ी पे मजदूरी नहीं करनी पड़ती। उससे एक दिन पहले हमने देखा था स्टार्टअप जोन, चनपटिया स्टार्टअप जोन के बारे में, एग्जाम्पलरी, यू शुड बी मेंशनिंग इट, इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। और आज का जो इनिशिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ फिट होगा? अगर तो आप बिल्कुल थरो है ना अपने सिलेबस के साथ, या फिर आपको एक आप सोचते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में 2-3 मिनट सोचते हैं, अच्छा व्हाट इज इट, सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहते, जिसे पैसिव पढ़ाई कहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप एक्टिवली चीजें सोचने नहीं लगेंगे, यू वुड, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडिंग। यू माइट हैव बीन, आप टॉपर्स होंगे अपने कहीं के भी, चल जाता होगा वहां पे, यहाँ ऐसा नहीं है। इट डिमांड्स एक्टिव सॉर्ट ऑफ लर्निंग। तो अब यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेंगे। मैं आपको केस बताती हूँ क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आशीष सिंह जी जो है, आशीष सिंह जी उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। ओके, वेयर इज इट रिटन? तो उन्होंने बड़नगर में, बेसिकली बड़नगर पालिका, ओके, तो आप जानते हैं जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी, तो बहुत ही बुरी स्थिति थी वहाँ पे, ऑक्सीजन डिमांड कम होना, बहुत सारे क्यूज ऑफ पेशेंट्स, इस तरह की चीज़ें, हॉस्पिटल नहीं थे, बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल में, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़नगर पालिका का बस स्टैंड है लोकल, उसको उन्होंने एक
कोविड केयर सेंटर में विद आईसीयू कन्वर्ट कर दिया, जिसमें 70 बेड लगाए गए रातों रात। तो हमने ऐसा क्यों, कैसे कर पाए? तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि लोगों ने ही बेसिकली बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस और डोनेशंस की, ₹90 लाख तक की डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस आई, जिससे बेड्स खरीदे गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और रेजिडेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। और फिर बड़नगर पालिका बस स्टैंड को बेसिकली एक कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल आप सोचते हैं हो सकता है? ये इनोवेशन का एग्जाम्पल है कि एक आईएएस ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट, आप सिर्फ एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, इससे काम तो नहीं चल जाएगा ना। एथिक्स और प्रैग्मेटिज्म तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। आप इंटेलिजेंट नहीं है, एथिकल है, नो यूज। आप सिर्फ इंटेलिजेंट, आप दोनों में से एक है, एक नहीं है, इंटेलिजेंट और एथिकल, तो नहीं चल सकता ऐसे, राइट? तो यहाँ पे इनोवेशन का एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकलिटी का एग्जाम्पल है कि एक जो बस स्टैंड का जो कम्युनिटी हॉल है बस स्टैंड के पीछे जो खाली पड़ा है, जिसका कोई यूज नहीं है, और आपको पता है इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, उसको कन्वर्ट करना एक कोविड केयर सेंटर में। तो दिस ऑफ कोर्स स्पीक्स कि आप काफी ज्यादा इनोवेटिव हैं, आप रैशनल हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप साइंटिफिक हैं। ओके, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक क्वेश्चन भी था ये आई थिंक एथिक्स का, कि इंटेलिजेंस विदाउट एथिक्स एंड एथिक्स विदाउट इंटेलिजेंस, दे कांट गो विदाउट ईच अदर। टाइगर सफारी इन कॉर्बेट रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट पैनल स्लैम्स फॉर्मर मिनिस्टर पुलिस। तो पॉलिसी बेसिकली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है CEC, उनका कहना है कि उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं जो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व में मोर और लेस जो मेस हुआ है। मेस क्या है बेसिकली, कि आपने जूज में से या फिर जो इस तरह के रीजन्स में से टाइगर्स को सोर्स करके सफारीज के लिए, टूरिस्ट के एग्जीबिशन के लिए टाइगर्स को आपने सोर्स किया, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये सारी चीजें, और आपने जो इतने सारे ट्रीज फेल किए, अभी तो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की गई हैं, लेकिन इसको जब भी डिटेल में आएगा तो हम इसको तब डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यूक्रेन टफन्स ओके पेनल्टी फॉर डिजर्शन फ्रॉम आर्मी। नाउ व्हाट इज इट? तो यहाँ पे यूक्रेन ने एक ड्रकोनियन कहेंगे, एक बहुत ही टफ लॉ कहेंगे, जो भी आप कह सकते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वेंसडे को साइन किया है कंट्रोवर्शियल लॉ, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एक सोल्जर हैं और आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं रशिया से लड़ते हुए, या फिर आप शराब पीते हैं, यू कंज्यूमिंग अल्कोहल, और इस तरह की चीजें, या फिर यू थ्रेटन कमांडर्स और व्हाटएवर, इफ बस इतना है कि आप मैदान छोड़ के अगर भाग जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो ये एक पेट्रियोटिज्म के खिलाफ देखा जाएगा, और बेसिकली आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी। सोल्जर्स कुड फेस अप टू 12 years इन प्रिजन फॉर डिजर्शन। तो अगर आप मैदान छोड़ के भागते हैं, लड़ते नहीं हैं देश के लिए अपने, 12 साल की सजा होगी। अप टू 10 years फॉर डिसोबीडियंस और रिफ्यूजल टू फाइट, आप लड़ने के लिए मना कर देते हैं तो 10 साल की सजा होगी। एंड अप टू 7 years फॉर थ्रेटनिंग अ सुपीरियर, अगर आप अपने किसी सुपीरियर की बात को नहीं मानते, उसको थ्रेटन करते हैं, देन of course 7 years in jail. The text was criticized by human rights activists. ओके, तो आप ये जानते हैं, ऑफ कोर्स ये सुनने में ही प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है ही शुड नॉट बी साइनिंग दिस मेजर। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। अब साइन तो हो गया है, कंट्रोवर्शियल लॉ वहाँ का पार्लियामेंट ले आया था, तो प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया है। यूक्रेन सिंसियरली ग्रेटफुल टू जर्मनी फॉर बैटल टैंक्स। नाउ फाइनली जो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, जर्मनी से बार बार बोला जा रहा था कि आप अपने लेपर्ड 2 टैंक्स हमें दे दीजिए यूक्रेन द्वारा, पर जर्मनी ने कहा था कि नहीं, ना तो मैं अभी दूंगा, ना जिनको मैंने अपनी बाकी यूरोपियन कंट्रीज को ये दिए हुए हैं, जैसे पोलैंड आप जानते हैं कि पोलैंड ने बोला था कि हम यूक्रेन को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन भी नेटो मेंबर है, तो उनके हमारे को दिए हुए जो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, अगर यूक्रेन को देने हैं तो हमें जर्मनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें, तो लेपर्ड 2 टैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यूक्रेन को, और जर्मनी कह रहा था नहीं, हम इतना एक्सट्रीम मेजर नहीं लेना चाहते, क्योंकि रशिया और हमारे रिश्ते हैं। बोल तो नहीं रहे थे, पर ऑफ कोर्स रीज़न तो यही है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन और इस तरह की चीज़ें। पर अब फाइनली लेपर्ड 2 टैंक्स जाएंगे यूक्रेन में, जर्मनी से भी, और जो जर्मनी ने बाकी कंट्रीज को दिया हुआ है वो भी देंगे, जैसे स्पेन देगी, पोलैंड देगी यूक्रेन को अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो उन्होंने जर्मनी से लिए हुए हैं। लेपर्ड 2 टैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
नॉट बिकॉज ये बहुत ही प्रोटेक्ट कर देते हैं जो सोल्जर्स हैं उनको, नहीं, प्रोटेक्शन में इतने खास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मोबिलिटी बहुत है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बेसिकली ये चल सकते हैं, भाग सकते हैं, अजाइल हैं। सो इस तरह का जो मनूवरिंग कैपेबिलिटी है वो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है। अब साथ ही में एक और चीज़ यहाँ नहीं लिखी, फर्स्ट पेज पे द हिंदू क्या है, यूक्रेन जर्मनी ने कहा था ओके हम दे देंगे लेपर्ड 2 टैंक्स, पर तब देंगे जब यूएस भी मान जाएगा अपने अब्राम्स टैंक्स देने के लिए। तो यूएस जो दूसरों से तो वो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, खुद करें ना करें, दूसरों को लिबरलिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन खुद जब कोविड-19 के टाइम पे बोला गया कि आप कॉपीराइट या इस तरह के जो पेटेंट लॉज हैं उसको थोड़ा हमें ईज आउट करना पड़ेगा ताकि पूरे संसार को बेसिकली मिल पाए वैक्सीनेशन, तो वो नहीं, इनोवेशन कर्व होती है, ये होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री यूएस समटाइम्स बिकम्स। बट नेवरदलेस यूएस भी फाइनली मान गया है। यूएस ने कहा है अपने 15-16 अब्राम्स टैंक्स देंगे। अब्राम्स टैंक्स भी सेम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, वो मनूवरिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ, तो एक एडिशन वहां पे वो है। ओके, मेन टैक्स है। तो बेसिकली आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर बाय चांस क्वेश्चन ये आ गया, इन द रशिया यूक्रेन वॉर वी हैव बीन सीइंग लेपर्ड टैंक्स एंड अब्राम्स टैंक्स रिसेंटली, which two countries are associated with these tanks? तो जर्मनी और यूएसए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन हैज थैंक्ड, यूक्रेन वुड बी ग्रेटफुल ऑफ कोर्स टू बोथ जर्मनी एंड यूएसए। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। posthumous पद्म विभूषण for SP founder ORS pioneer। Now this is very important। आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो मुलायम सिंह यादव जी जो फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, तो इनको पॉस्ट्यूमसली इनके जाने के बाद बेसिकली इनको अब अवार्ड मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में, पद्म विभूषण। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलीप महालनोबिस, आपको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत जगहों पे इन्हें मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ओआरएस का जो घोल इन्होंने फेमस किया, affordable, quick, a very good initiative, oral rehydration solution। ORS को इन्होंने इतना फेमस और इजीली एक्सेसिबल चीज़ बना दी कि किसी को भी अगर डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, किसी भी इस तरह की जो दिक्कत है, वो बस ORS का घोल बनाए जो घर पे भी बन सकता है, जिसमें आपने क्या करना है, पानी लेना है, उसमें चीनी डालनी है, उसमें सॉल्ट्स डालने हैं, और योर सोल्यूशन इज रेडी, यू कंज्यूम इट, और आपको बहुत ही हद तक फर्क दिखेगा। तो इन्होंने इस चीज के लिए बेसिकली ओआरएस के लिए इनको जाना जाता है, और इसी के लिए इनको पद्म विभूषण भी मिल रहा है। इन्होंने पहली बार ये कब बेसिकली सर्व किया था, जो 1971 की बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर थी बेसिकली, उस समय पे जो रिफ्यूजी कैंप था उन लोगों को इन्होंने डायरिया से बचाने के लिए बेसिकली ये ओआरएस का घोल पिलाना शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो शॉर्टेज में थी, तो कुछ तो उनको बचाने के लिए करना था, तो ओआरएस का घोल तब बनाया गया था। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट बी मेंशनिंग बहुत सारी जगहों पे। मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस, एसेंस ऑफ इंडिया सेज मुर्मू। सो व्हाट इज इट? तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हैं कि संविधान की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। एक और चीज़, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आप ये शब्द बहुत बार पढ़ते हैं, तो आप अपने प्रियम्बल में भी पढ़ते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि हम बेसिकली हमारे भारत की जो भी पब्लिक पोस्ट है, इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। वो किसी पर्टिकुलर आपको रॉयल फैमिली से ही नहीं बिलोंग करना अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, या फिर पब्लिक पोस्ट इन इंडिया आर ओपन टू ईच एंड एवरी कैटेगरी, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाटसोएवर। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होंगे, मोनार्की नहीं होगी, हम किसी के अंडर नहीं आते, ये रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, तो रिपब्लिक डे के दिन हमने खुद को संविधान दिया था, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है, इंडिया हैज सक्सीडेड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज मेनी क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस हैव यूनाइटेड एंड नॉट डिवाइडेड द कंट्री। तो वही चीज़ जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मैनी रिलीजन्स, मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैनी कल्चर्स स्टेइंग टुगेदर, फ्लरिशिंग टुगेदर। तो जो एक समय पे इंडिया के एग्जाम्पल को बोला गया था दैट इट इज डूम्ड टू फेल। होमोजेनिटी होनी ही चाहिए लैंग्वेज में, रिलीजन में, इफ यू हैव टू प्रॉस्पर, इफ यू हैव टू स्टे टुगेदर, दे वुड बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगी, छोटी छोटी स्टेट्स में बढ़ जाएगा इंडिया एक दिन। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यही डाइवर्सिटी ने हमें यूनाइट करके रखा है। दिस इज भारत, आफ्टर ऑल है क्या, यही तो है ना भारत, वरना तो भारत एक कोई भी देश हो जाएगा, है ना।
The President Draupadi Murmu said on Wednesday in her address to the nation on the eve of 74th Republic Day, that is the essence of India. That essence was at the heart of the Constitution, which has withstood the test of time. तो आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतने ज़्यादा हर चीज़ को आप इतने दूरदर्शी आप कह सकते हैं, हर तरह की सिचुएशन को उन्होंने एंटिसिपेट करके उसका सोल्यूशन संविधान में लिखा है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो इतना डिटेल्ड मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। Lauding the architects of the constitution, Ms. Murmu said India's transformation from a largely poor, illiterate nation into a confident one, जो हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, बहुत चीज़ों में है भी, तो ये कैसे हो पाया है? ये हमारी कलेक्टिव विजडम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, इसीलिए तो हो पाया है पॉसिबल। द विजन कंटिन्यूज टू गाइड द रिपब्लिक while Baba Sahib Ambedkar and others gave us a map and moral framework. The task of walking that path remains our responsibility. कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी तो हमें फॉलो करनी है। संविधान खूबसूरत है, जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत है, पर उसे फॉलो करेंगे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बेसिकली फॉलो होगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।